नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी कमजोर नहीं रहा। उन्होंने देशवासियों को विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहने की नसीहत दी और कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को देश की आंतरिक सुरक्षा और एकता से जोड़कर देखा जा सकता है। बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। क्यों विदेशी हमलावर भारत पर हावी होते गए? ऐसा नहीं कि हमारे पास योद्धाओं की कमी रही हो, हमारे पास बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है। कन्नौज से बड़ी राजनीतिक खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज का विकास समाजवादी सरकार आने पर तेजी से होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा ने पिछले 9 सालों में कन्नौज को विकास के रास्ते से पीछे ढकेल दिया है। अखिलेश ने यहां भी कहा कि बसपा सरकार में ना तो जनता की सुनवाई होती है और ना ही उनके अपने कार्यकर्ताओं पर न्याय मिल पा रहा है। उन्होंने चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी को सीसीटीवी और कैमरों से डर लगता है और ये वोटर लिस्ट में हेराफेरी करते हुए, इसके साथ ही अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार बनाने का, बेहतर स्कूलों के निर्माण का भी वादा किया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव के इन तीखे बयानों पर बसपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। कन्नौज और कन्नौज का विकास आने वाले समय में
बड़े पैमाने पर हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल कन्नौज के विकास को पीछे धकेलने का काम किया। नाम मात्र के लिए कुछ काम किया हो तो किया हो, लेकिन जो बुनियादी काम कन्नौज का शुरू हुआ था, उन तमाम कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। मैं आपके माध्यम से कन्नौज के एक एक कन्नौज वासी को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने मुझे चुन करके उनकी सेवा करने का मौका दिया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनकर के देश का ऐतिहासिक विकास कन्नौज में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो खड़े दिखाई देंगे। इधर सरकार शिक्षा कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो भी कहां की प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन। सोचिए, पिछला चुनाव में यही तो कहते थे हम लोग कि संविधान खतरे में है। राइट टू एजुकेशन संविधान के तहत कानून है जिसमें हर एक को अधिकार मिला है कि उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और जब ये संस्थान बंद होंगे तो सोचिए गरीब और खासकर पीड़ित परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं। अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। को सस्पेंड किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। मुझे डिप्टी सीएम डपटे गए, डपट पड़ी उन्हें। कभी कोई सोच सकता है कि इंस्टीट्यूशन में सबसे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। इनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो पहले प्रधानमंत्री जी बने, उनका नाम पता है किसने प्रस्ताव किया था? सबसे पहले वो 5 बार के नवाजी थे, सुनने में आया। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति 5 बार के नवाजी थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ, वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। अब बताओ नमाजवादी कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नफरत फैलाना चाहती हैं। ये नकली लोग हैं। ये नकली। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जहाल कैबिनेट मंत्री द्वारा सिंह चौहान का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा गया है। इस अवसर को चौहान समाज में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इसके अलावा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह
चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से चौहान समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और एकजुटता का प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अनुसूचित वर्ग, सामान्य वर्ग सभी सब भाजपा के साथ है। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार इतने लंबे समय तक देश की सेवा करने का अवसर मिला है। जन्मदिन के अवसर को संकल्प दिवस के रूप में परिवर्तित करने पर मैं जन्मदिन की भी, संकल्प दिवस की भी हार्दिक बधाई देता हूं। और आज ये संदेश है, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, सामान्य वर्ग भाजपा के साथ है। ये त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। श्री राहुल गांधी जी को यह बात तब याद आई है जब वो सत्ता से बेदखल हो गए। एक पिछड़ी जाति का, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये जब तक सत्ता से बेदखल रहेंगे इसी तरह से बेचैन रहेंगे और अभी ये 2047 तक इनकी बेचैनी रहेगी। 2047 तक भाजपा के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। इनकी जमानतें बचना मुश्किल हो जाएगी। ये सोचते हैं कि घुसपैठियों के बल पर जो मर गए हैं वो ऊपर से आकर के इनके लिए वोट डाल देंगे। जिनके 2 जगह वोट हैं, 2 जगह वोट डाल देंगे तो अब यह युग खत्म हो गया है। अब बूथ कब्जा नहीं, वोटों में फर्जीगिरी नहीं, शुद्ध मतदाता सूची पर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस, सपा, रजत का कहीं पता नहीं चलेगा। हाँ, कार्यकाल में दूसरे नंबर पर आए, संवैधानिक पद पर रहते हुए पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पे ही नहीं है। और दुनिया में सर्वाधिक देशों का जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात पर देश को गर्व है, हम सबको गर्व है। दारा सिंह चौहान जी का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में पूरे धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक दिन और हम लोग सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतवर्ष में लगातार प्रधानमंत्री पद पर लगातार सेवा करने का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री बने, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयाँ देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में लगातार सेवा का अवसर उन्हें इतने लंबे समय तक मिला और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ाद भारत में जन्म लेने के बाद इतने वर्षों तक लगातार सेवा का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम पहले अपने लोगों पे ध्यान दें। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से दिग्भ्रमित, उनको जानकारी नहीं, कहना क्या करना क्या है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं बची है। वो उत्तर प्रदेश के बाहर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी, बहुमुखी और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर स्थापित हो रहा है। पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बन चुका है। अब उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत अब लूटने वाले लोग प्रदेश के बाहर हैं और उत्तर प्रदेश अमन चैन के साथ प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 27 में कोई संभावना समाजवादी पार्टी की नहीं बनी। सपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा 27 में। सर, बिहार में चुनाव आयोग का इंडिया गठबंधन बहिष्कार कर रहा है, कह रहा है हम बहिष्कार। आप जानते हैं वही लोग कर रहे हैं जिनको हार का डर है। भारत निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली वही लोग उठाते हैं जो हार की खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुद्धता, पारदर्शिता पूर्ण चुनाव का समर्थन करती है और भारत निर्वाचन आयोग लगातार इस दिशा में काम। सीतापुर से इस बार बड़ी खबर।
भीषण गर्मी और बिजली की लापरवाही ने स्कूल के बच्चों की सेहत पर सीधा असर डाला है। सिंडोली क्षेत्र के ऊंचे प्राथमिक विद्यालय शरोरा में आज कई बच्चे गर्मी और उमस के कारण बेहोश हो गए। विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं आई, जिससे बच्चों को राहत नहीं मिल सकी। शिक्षकों ने बच्चों को हाथ से पंखा जलाकर राहत देने की कोशिश की, लेकिन हालत बेहद खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही लगातार जारी है और भीषण कटौती से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। विद्यालय की प्रधानाध्यापक उमा श्रीवास्तव ने भी हालत को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। तो आइए सुनते हैं। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सनौरा कंपोजिट की इंचार्ज हूँ। आजकल भीषण गर्मी के चलते हुए बच्चे क्लास में ज़्यादा भीड़ थी तो बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ संख्या 488 नामांकित है। क्लासें कितनी? क्लास यहाँ पर 3 है जूनियर में और 8 क्लासें हैं। संख्या ज़्यादा होने से हर क्लास में बच्चे जो 40 की कैपेसिटी है वहाँ पे 70 बच्चे 50-65 बच्चे ऐसे करके बैठते हैं। तो आज उनको बहुत गर्मी की वजह से बाहर बिठाया गया और लाइट। मैम क्या बच्चे बेहोश भी हो जा रहे थे क्या क्लास के अंदर? बच्चे क्लास में बहुत गर्मी थी, बेहोश हो रहे थे, पसीने से तर-बतर थे, तो उनको बाहर बिठा लगा। 2 बच्चे आज 10 खा के गिर गए, तो उनको भी बाहर लगा। मैम क्या बिजली नहीं आ रही थी क्या? बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है, कहीं आधा घंटे के लिए आती भी है तो बहुत इतना पावर कम होता है कि पंखे वो हिलते ही। बिजली बहुत कम है। मैम वो बच्चे किस क्लास के पढ़ने वाले? कक्षा 8 के। कक्षा 8 के हैं। तो क्या नाम बच्चों का नाम क्या है? अजर द्विवेदी और रोली 2 बच्चे। ओके मैम। बेटा आपका नाम क्या है? जी तेज बताओ। अजर द्विवेदी नाम है बेटा। क्या हुआ था सुबह बेटा, कितने बजे निकले घर से? हम निकले थे वही सुबह 7:30 बजे। अच्छा, स्कूल कितने बजे का है? 8 बजे का। क्या दिक्कत रही बेटा, किस लिए गिर गए थे आप? हमें तो बैठे थे अचानक सीट पे? अच्छा, यहाँ पे बैठे बैठे गिरे हो? क्यों? अचानक क्लास में नहीं थे? अच्छा, क्या दिक्कत है, मतलब सर दर्द हुआ है? अच्छा, ये बताइए आपके पापा का क्या नाम है? रविशंकर जी तेज बताइए। श्री रविशंकर श्री रविशंकर द्विवेदी। ठीक बेटा, आप कहाँ रहती हो? छोटारामपुर में। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तेज बोलिए बेटा। रोली। क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई बेटा आपको? चक्कर आ गया था, सिर दर्द कर रहा था। अच्छा, चक्कर आ रहा था, सिर दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं स्कूल का? चल रहे हैं। लाइट आई सुबह से? नहीं आई है? कम आई है। नहीं आई ना, बिल्कुल लाइट नहीं आई ना। चलो ठीक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के लिए जहर ऑनलाइन ऑर्डर किया गया और उससे दही में मिलाकर पति को परोसा गया। मामला तब सामने आया जब मृतक सुनील के परिजनों को बहू के अवैध संबंधों की भनक लगी। पुलिस ने जब जांच की तो हत्या की यह पूरी साजिश उजागर हुई। अब पुलिस ने मृतक की पत्नी शशि देवी और उसके प्रेमी यादवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। पूरा मामला यूपी के फिरोजाबाद जिले के गांव उलाव का है। पुलिस के मुताबिक 13 मई 2025 को शशि देवी ने अपने प्रेमी यादवेंद्र के साथ मिलकर पति सुनील को दही में जहर मिलाकर खिलाया दिया। सुनील को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहले परिजनों की सामान्य मौत पर समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन 23 जुलाई को मृतक के पिता ने बहू और प्रेमी के अवैध संबंधी की जानकारी के बाद थाने में मामले दर्ज कराया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि शशि देवी पहले भी सुनील को जहर दे चुकी थी, लेकिन तब वहां बच गया था। इस बार दूसरी बार जहर देकर पति को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने शशि देवी और उसके प्रेमी योगेंद्र को गिरफ्तार कर जेल दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी पहले से शादीशुदा है। सुनील और शशि की शादी को 12 साल हो चुके थे।
देखिए, ये राम ढकेली हैं, पति का नाम स्वर्गीय निरंजन सिंह, ये उलाऊ टुंडला की रहने वाली हैं। इन्होंने दिनांक 24/7/2025 को एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें इनका ये कहना था कि इनकी बहू शशि और उनका जो प्रेमी है अद्वेंद्र, इन दोनों लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके इनके लड़के यानी इनके बहू शशि देवी के पति सुनील की खाने में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। इसमें दोनों जो इनकी बहू हैं शशि देवी और इसका जो प्रेमी है सुनील, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। पूरा मामला ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये शशि देवी और ये यादवेंद्र, इनका आपस में प्रेम प्रसंग था। ये दोनों शादीशुदा हैं, शशि देवी के बच्चे भी हैं और ये षड्यंत्र के तहत इन दोनों प्लान करके सल्फास पार्सल से इन लोगों ने मंगाया था जहरीला पदार्थ और इसको खाने में मिलाकर इसको दिया गया। इसकी तबीयत भी खराब हुई। इसको ट्रामा सेंटर में 13 मई 2025 को यहाँ एडमिट कराया गया था, जहाँ इसका इलाज हुआ। इलाज के बाद ये घर गया और डॉक्टर ने सलाह दिया था कि इसको खिचड़ी यानी भोजन दिया जाए। बाद में पुनः इसको जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया तो 14/5/2025 को इसकी मृत्यु हो गई। इसका दाह संस्कार कर लिया गया। बाद में जो मृतक है सुनील, इसके माँ बाप को कुछ डाउट हुआ, शक हुआ, तो इसमें एक जांच कराई गई तो पूरा तथ्य प्रकाश में आया कि प्रेम प्रसंग में के मामले में इसमें ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है जहरीला पदार्थ खिलाकर। ये पूरे मामले की ये विवेचना की गई है, जांच पड़ताल की गई है और इनको ये गिरफ्तार किया गया है। इसमें कब्जे से भी हम लोगों ने जिस कटोरी में दही खिलाया गया था, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला खिलाया गया था, वो कटोरा हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही जो पुड़िया पार्सल से मंगाया गया था, तो पुड़िया भी हम लोगों ने इसके घर से बरामद किया है। साथ ही चादर जिस पे वो मृतक लेटा हुआ था जब जिंदा था वो, तो और पहने हुए कपड़े ये जो दोनों अभियुक्त हैं, इन लोगों ने उसको जलाने का प्रयास किया था, जले कपड़े, ये सभी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। फिलहाल इसमें जो दोनों अभियुक्त थे शशि देवी और यादवेंद्र, इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। कब से जांच पड़ताल में ये मामला आया है कि लगभग 1 साल से इनका अफेयर चल रहा था। इनको लगभग 12 साल हो गए हैं और ये यादवेंद्र भी शादीशुदा है, ये भी लगभग 7 साल से शादीशुदा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्कूली छात्रों में फैली रहस्यमय बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक कई दर्जन छात्र बीमार हो चुके हैं, जबकि 2 बच्चों अखिल और नंदिनी की मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई। जिला विद्यालय के निरीक्षक के निर्देश पर आदेश जारी किया गया, जिसमें सभी स्कूलों को ORS की व्यवस्था करने और आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगाने को कहा गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच में जुटी है और प्रशासन हालत पर नज़र बनाए हुए है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।